बुलाना चाहूंगा, वो आए अपनी बात यहाँ पे रखें। जेएनयू के आज के साथियों और जो नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं आज, जेएनयू के फैकल्टी के मित्रों, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, वो भी चंद्रशेखर की शहादत के दिन। एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद आपने पैदा की है एक बहुत बुरे वक्त में। मैं अपनी बात सिर्फ जेएनयू, देखिए जैसे सबकी मातृभूमि होती है वैसे ही मातृ संस्था होती है। एल्मा मैटर कहते हैं लैटिन में। तो यहाँ पर तुलसीराम जी हुआ करते थे, हम लोग के गुरु, बड़े विख्यात दलित चिंतक, विचारक, बहुत बड़े लेखक। तो वो कहते थे कि बीएचयू मेरी माँ है और जेएनयू मौसी है, क्योंकि विश्वविद्यालय में आदमी एक तरह से नया जन्म लेता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका मानसिक क्षितिज अलग ढंग से विकसित होता है, इसीलिए शायद उसको एल्मा मैटर कहा गया। तो आज मैं अपनी मातृ संस्था में खड़ा हूँ और बहुत गर्व के साथ खड़ा हूँ। बहुत पहले की बात है कि वियतनाम युद्ध की वर्षगांठ मनाई जा रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो आइसा पहले प्रगतिशील छात्र संगठन के नाम से जाना जाता था, मतलब वो अलग अलग किस्म के संगठन अलग अलग कैंपस में थे जो सब मर्ज करके 1990 में आइसा का निर्माण हुआ था। ये घटना उससे पहले की है। तो वियतनाम युद्ध की बरसी पर महान शायर फिराक गोरखपुरी आए थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा था जो मैं आप लोगों की नजर करता हूं, सिर्फ जेएनयू के छात्रों और उसकी फैकल्टी और पूरी जेएनयू कम्युनिटी को नहीं, बल्कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी पूरी कमेटी को। इसलिए कि बहुत बड़ी ताकत को आपने औकात बतलाई है। इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार और इतना विराट मीडिया, इतना विराट झूठ, दिलों पर और दिमाग पर कर्फ्यू, धारा 144, उसको तोड़ते हुए जो आपने किया है, उसके लिए मैं ये शेर जो उन्होंने वियतनाम के लिए कहा, छोटी सी एक कौम ने हिम्मत ही तोड़ दी। छोटी सी कौम वियतनाम, छोटी सी कौम ये स्टूडेंट कम्युनिटी, बहुत बड़ी कौम अमेरिका, बहुत बड़ी सल्तनत जो अभी चल रही है इस देश में। छोटी सी एक कौम ने हिम्मत ही तोड़ दी, एक दस्ते नातवान ने कलाई मरोड़। हाथ नहीं उखाड़ दिया, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन कलाई तो मरोड़। चंद्रशेखर शहीद हुए, किस बात के लिए शहीद हुए? बिहार में 90 के दशक में, जैसा कि साथी ने आपको बताया ही, जिसके सबसे अधिक प्रत्यक्षदर्शी और उस संग्रामी हमारे साथ सुदाम प्रसाद जी बैठे हैं, उन दलित जनसंहारों के खिलाफ बिहार बंद कराते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी। चंद्रशेखर कई चीजों के प्रतीक हैं। मैं ये मानता हूं कि हैदराबाद और जेएनयू के स्टूडेंट्स ने जो एक नवीन सुर सरिता रची है इस देश के अंदर, नया संगीत, नया गीत, उसकी इबारत तो नई है लेकिन धुन पुरानी है, वही चंद्रशेखर वाली। सवाल तो क्या था? मैं देखता रहा कि एक के बाद एक हाई कोर्ट से लेकर सब जगह इन जनसंहारों के कातिल छूटते रहे। कोई नहीं गया न्याय के गलियारों में उनकी पिटाई करने। कोई ऐसा देशभक्त नहीं मिला जो ये कहे कि दलितों के का कत्ल तो हुआ है लेकिन कातिल नहीं मिल रहे हैं, चलो खोजें हम भी। कहां है? इतना देश का आईना है ना मीडिया, देखे कोई बहस ही उसके ऊपर होती है। तो दलितों का देश नहीं होता क्या? दलितों का कोई देश है कि नहीं?
यही तो सवाल था। अंबेडकर के समय में भी सवाल था, भगत सिंह के समय में भी यह सवाल था। देश किसी को बना बनाया नहीं मिलता, उसको रोज बनाना पड़ता है। जैसे दुनिया रोज बनती है वैसे ही देश रोज बनता है। जो लोग ईंटा गारा तोड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो खेतों में हल जोत रहे हैं, जो खदानों में उतर के अभ्रक से लेके और कोयला तक निकाल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, जो घरों में स्त्रियां काम कर रही हैं, जो नौजवान विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वो सब हर दिन देश बना रहे हैं। देश बना बनाया किसी को नहीं मिलता, और यही अंबेडकर ने कहा। अंबेडकर की बात सही मैं शुरू करूंगा। मैं उनका एक आपके सामने कोटेशन पढ़ता हूं कि कैसे वो सवाल जो आज का है वो तब का भी था। हम सभी ये कह रहे हैं कि इस बार हमारे हाथों में सत्ता आने पर, एक बार हमारे हाथों में सत्ता आने पर सभी वयस्क नर नारियों को मतदान का अधिकार मिला तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और हर आदमी इंसान की हैसियत से सर उठाकर किसी भी रास्ते पर घूमने विचरने के लिए स्वतंत्र होगा। पर इस बारे में अब भी मेरे मन में संदेह है। मैंने यूरोपियन शासन प्रणाली और पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली का पर्याप्त अध्ययन किया है और आम मतदान प्रणाली के अमल में आने के बाद संसदीय प्रणाली की सरकार स्थापित होते ही सारे मानवीय दुखों का अंत हो जाएगा, यह बात जब कही जाती है उस पर मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा मानने का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। सच बात यह है कि आम मतदान हो या न हो, जनमत पर आधारित सरकार हो या अन्य किसी भी प्रकार की सरकार हो, हर देश में, हर समाज में दो वर्ग होते ही हैं, एक शासक वर्ग और दूसरा बहुजन समाज अर्थात शोषित या सत्ताहीन वर्ग। यह भेद स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो उसका कोई महत्व नहीं है। आप आज मतदान प्रणाली अमल में लाइए, तब भी शासक वर्ग सत्ता में चुनकर आएगा ही, इसमें बहुजन समाज के चुने जाने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। 43 में वो कहते हैं संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से आज की सरकार आई है। संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हिटलर आया था, मुसोलिनी आया। इस संसदीय प्रणाली के आने के साथ ही हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अंबेडकर ने सावधान किया था ऐसा नहीं होगा। संविधान का समर्पण करते हुए भी उन्होंने कहा था कि हम विरोधाभासों के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत तो हमने राजनीतिक रूप से लागू कर दिया, लेकिन अगर सामाजिक समानता नहीं होगी, समता नहीं होगी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, तो जरूरी नहीं है कि ये राजनीतिक लोकतंत्र भी बचा रहे। और उन्होंने कहा कि ये विरोधाभास को हल करना पड़ेगा और नहीं तो मुश्किल होगी। शासक वर्ग की कल्पना का एक और हिंदुस्तान है, विजय माल्या की कल्पना का हिंदुस्तान और है, और तमाम लोगों की, बड़े बड़े पूंजीपति, सामंत और उनके रहनुमा, लेकिन इस देश के शोषित वंचित लोगों की कल्पना का हिंदुस्तान कुछ और होगा, होना चाहिए। अगर नहीं होता तो कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई इसकी नहीं है कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। लड़ाई इस बात की है कि देश किसका है, किसकी कल्पना का भारत हम बनाएं। और वो रोज की लड़ाई, वो हर दिन की लड़ाई है। इस लड़ाई को आज अनिवार्य रूप से उन्होंने भी छेड़ा है और हमने भी छेड़ा। ये लड़ाई भगत सिंह, ऐसा नहीं है, देखिए उस समय का जो भी राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी जो दिक्कत थी उसको भगत सिंह अपनी तरीके से कह रहे थे। वो कह रहे हैं, भगत सिंह का क्या था, कौम के नाम संदेश में 1931 में लिखा उन्होंने कि लॉर्ड इरविन की जगह पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास बैठ जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। रंगभूमि में देवी दिन खटिक पूछते हैं कि भाई सुराजियों, तुम्हारे हाथ में सुराज जब आ जाएगा तो क्या तुम भी वही सब नहीं करोगे जो अंग्रेज कर रहे हैं? तुम भी पहाड़ों की सैर करने नहीं जाओगे, हवा खाने नहीं जाओगे, तुम भी उसी तरह से हमारी सलामी नहीं लोगे? ये सवाल उस समय भी थे। ये देश किसका? और आज तो
जब पूरे के पूरी कॉरपोरेट फांसीवादी सत्ता इस देश पे काबिज है, तब तो ये सीधा सवाल है। और ये मत समझिए ये देश खड़ा होगा और अपना घर प्राप्त कर लेगा। मतलब आप सोचें कि देश में उद्योग हो, खूब उद्योग हो, और मजदूर का चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ा। देश में खेती किसानी हो, लेकिन जो कपास का किसान कपास उगाते हुए अपने ही खेत में कपास की तरह धू धू कर जल मरा, उसकी कोई शिनाख्त न हो। देश के अंदर विश्वविद्यालय हो और छात्र छात्राओं का चेहरा न दिखे। ये कौन सा देश हो? देश का मतलब देश की जनता होती है और कुछ नहीं होता। देश के प्रतीक होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रतीकों का कोई देश नहीं होता। कोई नारा, कोई गीत, हजारों गीत, हजारों नारे हैं इस देश के आजादी के आंदोलन। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि पहला साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद का गीत नाना साहब के दाहिने हाथ माने जाने वाले अजीमुल्लाह खान ने रचा था। हम है मालिक इसके हिंदुस्तान हमारा, बाग वतन है कौम का जन्नत से भी न्यारा। इसी की तर्ज पे बाद में अल्लामा इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तर्ज वही। सैकड़ों गीत लिखे गए, सैकड़ों नारे, और हर गीत में, हर नारे में, हर प्रतीक में जनता के विविध तबकों की आकांक्षाएं थी। ये लड़ाई इसीलिए चल रही है और चलेगी। मैं सोचता हूं कि रोहित वेमुला की चिट्ठी जो आखिरी है, एक आदमी की हैसियत क्या है? वो क्या एक वोट है? उसकी बुद्धिमत्ता, जो मैंने पहले भी कहा कि दिमाग और दिल पे कर्फ्यू लगाने वाले लोग हैं। ये विश्वविद्यालय पे हमला नहीं है, सोचने वाले दिमागों पे हमला है। इन दिमागों को खाली किया जाए, इनकी क्लींजिंग की जाए। जैसे एथनिक क्लींजिंग होती है, वैसे दिमागों की भी क्लींजिंग होती है, ताकि सिंथेटिक स्मृतियां उसमें आरोपित की जा सके, ताकि उन्माद की नई इबारत और नया व्याकरण खड़ा किया जा सके इस देश में। इसलिए नौजवानों पर यह हमला है। इसलिए भी हमला है कि जिन नौजवानों ने झाड़ के झाड़ आपको सत्ता में पहुंचाया था विकास के वादे के साथ, उनके हाथ में अब क्या थमाओगे? ग्लोबल मेल्टडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, न खत्म हो रहा है अभी। जितने आपने सब्ज बाग दिखाए थे, उनका क्या करेंगे? इसलिए जरूरी यह है कि जो आवाजें बोलने वाली हैं उनको खत्म कर दिया जाए। ये देश आखिर, अगर इसको देश को बनना है तो इसी देश में तो सोनी सोनी की भी आवाज होगी। इसी देश में तमाम वंचितों की आवाज होगी। हमला इसलिए भी है कि यह आवाज क्यों बुलंद की जा रही है? यह आवाज क्यों बुलंद की जा रही है? जब भारत माता की मैं याद करता हूं तो मुझे यह भी याद आता है, चंद्रशेखर की मां भी याद आती है। इसी कैंपस में उन्होंने इस कैंपस को भी संबोधित किया। और अब मैं जब कन्हैया की मां की आवाज सुनता हूं, राधिका वेमुला की आवाज सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि ये तो वही आवाज है। पहले भी कह रहा था कि आपके गीत नए हो सकते हैं पर धुन पुरानी है, वही है। तो भारत माता किसी के मन में किस रूप में आती है? एक स्त्री, इस देश में आपने उसकी क्या हैसियत तय की है? हमने अपने घरों में क्या हैसियत तय की है? हमने अपने संस्थानों में किस किस्म का लोकतांत्रिकरण किया है? एक ऐसा समाज जो हम बनाए हुए हैं, जो स्तरीकृत विभेद हायरार्की पे आधारित है, वो क्यों नहीं तानाशाही का शिकार हो जाए? आप कह रहे हो संसद से लेकर सड़क तक आप झूठ बोल रहे हो कि रोहित दलित नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पिता पिछड़ी जाति के थे, मां दलित थी। यही देश है जहां पे बेटों के नाम मां से लिए जाते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कुंती के पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध करो। यहां तुम कह रहे हो कि बेटे को उसकी मां से पहचानेंगे नहीं।
मां कोई नहीं होती, औरत कोई नहीं होती। इस देश के अंदर जो उजाड़े जा रहे लोग हैं और देश से निर्वासित किए जा रहे हैं, प्रोफेसर रणधीर सिंह कहा करते थे अक्सर, उनका जुमला नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि इस देश में सिसेशन ऑफ द सक्सेसफुल, इस देश के सफल लोग इस देश से सिसेट कर रहे हैं, अपने चिंतन में, अपने रहन सहन में, अपनी सोच में। इसीलिए एक आदमी इतने करोड़ लेके भाग जाता है, सरकार एक हफ्ते बाद बताती है सक्सेसफुल हिंदुस्तानी है। और बहुत सारे 88,000 करोड़ लेके बहुत सारे सक्सेसफुल हिंदुस्तानी भाग चुके हैं। हिसाब किताब लगाया जाता रहेगा कि जेएनयू पढ़ने वाले हर छात्र पे कितना खर्चा होता है। और ये जो टैक्स पेयर, अरे भाई बैंकों में तो जो टैक्स नहीं पे करता उसका ही पैसा था, उसको लेके हिसाब लगा लीजिएगा, मुझे तो आता नहीं कि उतने पैसे में कितने जेएनयू जैसी संस्थाएं कितने वर्ष तक चलाई जा सकती, कितना लेके उठा। अब रह कौन जाता है जिसको आप भगाने के बगैर कुछ सोच नहीं सकते। निर्वासित, तुम हमारे दायरे से बाहर। एक चौहद्दी है, क्या राष्ट्र एक चौहद्दी है? उसकी पेरीफेरी बढ़ती चली जा रही है, उसका केंद्र सिमटता चला जा रहा है। ये निर्वासित लोग अपना घर मांग रहे हैं भाई। देश कहो, नेशन कहो, कौम कहो, जाति कहो, कुछ भी कहो, उसका अपना एक घर होता है। ये वतन हमारा घर है, जमीन उसको चाहिए। चंद्रशेखर भूमिहीनों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, जो सदियों से भूमिहीन थे, एक धुर जमीन नहीं थी उनके पास। और जमीन की लड़ाई और जबान की लड़ाई दो लड़ाई नहीं है। जिसकी जमीन नहीं होती उसकी जबान भी नहीं होती। जो जमीन छीनता है वही जबान भी छीनता है। इसीलिए बस्तर खाली कराया जा रहा है, इसीलिए वहां से जर्नलिस्ट भगाए जा रहे हैं, इसीलिए बेला भाटिया भगाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जमीन छीननी। और जो उस छीने जाने वाली जमीन की जबान बनने की हैसियत रखते हैं, उनको पहले भागाना है वहां से। जमीन और जबान की लड़ाई को एक किया था चंद्रशेखर ने। जो लोग सोचते हैं क्या छीन नहीं रहे हैं, एक ही ताकत दोनों नहीं छीन रही। और जमीन से मेरा ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है, खाली वो ये धरती नहीं, जमीन के मायने बड़े हैं। जमीन वो जगह है, देश के अंदर आपकी जगह है, वो जगह जिस पे आपका वजूद टिका हुआ है, आपका अस्तित्व टिका हुआ है। एक नौजवान के लिए उसकी जमीन रोजगार है, एक मछुआरे के लिए उसकी जमीन उसके ताल तालाब हैं, समंदर है, जहां पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ट्रॉलर्स एक दिन में उतनी मछली मार लेते हैं जितनी पूरी मछुआरा कम्युनिटी साल भर में नहीं मारती। एक आदिवासी के लिए उसकी जमीन, उसके पहाड़ हैं, उसकी जंगल है। आप सोचते हैं जब कोई इकोसिस्टम खत्म होता है तो पंछी जब वहां से चले जाते हैं तब भी कभी कभी देखने आया करते हैं अपने पुराने घर को। जब कोई जंगल कटता है, हाथी चले जाते हैं कहीं दूर, तब भी कभी कभी निकल के आते हैं देखने अपने पुराने घर को, और कट जाते हैं रेल से दब के। इंसानों की क्या बात करते हैं, वो अपना घर खोज रहे हैं। इस देश के अरबों अरबों लोगों को इस देश की सत्ता और संपत्ति की भागीदारी से वंचित करने वाले लोगों, तुमसे अपना घर, अपना वतन मांग रहे हैं ये लोग। इसलिए इनकी जबान काटनी है। वो अपनी जमीन मांग रहे हैं, अपने अस्तित्व की बुनियाद मांग रहे हैं, अपना वजूद किस चीज पर टिकाएं इसकी मांग कर रहे हैं। इसलिए जमीन और जबान, देश और लोकतंत्र, ये दोनों की लड़ाई एक है। और इस लड़ाई को आपने जितनी शिद्दत से, इतनी खूबसूरती से लड़ा है। फिलहाल पहले जेएनयू के अंदर पूरे देश की बातें होती हैं, आज पूरे देश में जेएनयू की बातें हो रही हैं। और होंगी क्यों नहीं? कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसको ये नहीं लगता था, वो नर्मदा बचाओ हो, बीडी शर्मा साहब का आंदोलन हो, भारत जन आंदोलन, शहीद शंकर गुहा नियोगी का आंदोलन हो, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसको अपने समर्थक, अपने एक्टिविस्ट जेएनयू से नहीं प्राप्त होते थे? तब भी और आज भी ये एक खास किरदार है इस यूनिवर्सिटी का, जिस पे हमला है।
कांग्रेस मुक्त भारत तो कर लो, जेएनयू मुक्त कैसे करोगे? और बंद कर दो, सब बिखर जाएंगे चारों तरफ, तब क्या करोगे? स्वामी जी और साध्वी जी और साक्षी जी, तो ये खतरा है उनके साथ। मैं बार बार सोचता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को आजकल वो लोग जो हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उस पर मैं अभी आता हूं। मैं जरा ये सोच रहा था कि ये नौजवान लोगों का देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इस भयानक मंदी के दौर में कब जो है एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाए। जब आप हाथ में रोजगार नहीं दोगे तो उस हाथ में कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दोगे? लड़ाई इसकी भी है। बंदूक दे दोगे, तलवार दे दोगे, त्रिशूल दे दोगे, क्या करोगे? उनको कहां किससे लड़वाओगे, किस किस से लड़वाओगे? जितना ये जो पेरिफेरी है इस देश की, अपवंचित राष्ट्र है, इसके तमाम तत्वों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का एक सुनियोजित अभियान चल रहा है। इसका भंडाफोड़ बहुत हद तक इस आंदोलन ने किया। इसीलिए यहां एक उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद हम देखते हैं। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, कहा कि डॉक्टर अंबेडकर लेबर रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्षधर थे। इस देश में नव उदारवादी नीतियों के आने के बाद जिसे लेबर रिफॉर्म्स कहा जाता है, उसका मतलब एक है कि लेबर के अधिकारों में जितनी कटौती हो सके उतनी की जाए। और डॉक्टर अंबेडकर की बहसों को सुन लीजिएगा, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेके वायसराय की काउंसिल तक। अंग्रेजी राज ने मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार से लेके उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए संघबद्ध होने के अधिकारों को लेकर जितने भी कानून लाए, वो आदमी अकेला पड़ने की हद तक अकेले लड़ा है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ। और कहा, लेबर फेडरेशन को एड्रेस करते हुए कहा यही दिल्ली में कि भाई अगर कोई राष्ट्र के नाम पर भी ये कहे कि मजदूरों को अपना अधिकार छोड़ दो तो इस झांसे में मत आना। ये और इंडस्ट्रियलाइजेशन, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सारी कोर इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर लो। और यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि सारी कोर नेशनलाइज इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दो, सारे स्टेक्स बेच दो, वो लेके भाग जाए, माल्या लेके भाग जाए, ललित मोदी लेके भाग जाए पैसा, और आपका क्या काम है? रिकैपिटलाइज कीजिए। किसका पैसा लेके रिकैपिटलाइज करोगे? किसका लेके भागे थे? खुद नहीं पैसा है तो रघुराम राजन की गर्दन पे छुरी रखे हुए हो कि तुम्हारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो डाल दो बैंक में, तुम्हारे पास फॉरेक्स जो है वो डाल दो। ये जो अंबेडकर का नाम, कई बार देखिए मूर्तियां इसलिए स्थापित की जाती, हमें अपने विचारों को के प्रतीकों की जरूरत होती है। हमको भी मूर्ति चाहिए, भगत सिंह की मूर्ति चाहिए, अंबेडकर की मूर्ति चाहिए। लेकिन शासक वर्ग जब किसी की मूर्ति बनाता है तो उसके विचारों को मूर्त होने से रोकने के लिए उसकी मूर्ति बनाता है, ताकि विचार और बुत है तो सिर्फ परस्तिश के लिए होगा। उसकी आत्मा से क्या मतलब, उसकी रूह से क्या मतलब? अंबेडकर के विचार लोगों तक न पहुंचे, इन्हें बताना पड़ेगा। अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्र का आधार ये पुराने धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते, स्मृतियां नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अंबेडकर की 3 किताबों का जवाब देना चाहिए, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हु वर द अनटचेबल्स और शूद्र कौन थे। उनके बारे में उनको बताना चाहिए कि आप इसकी थीसिस से सहमत हैं कि नहीं। उनको बताना चाहिए कि राज्य और अल्पसंख्यक, जो लगभग एक तरह का दस्तावेज है कि जब वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में नहीं था, लेकिन उनकी जो संकल्पना थी उन्होंने राज्य और अल्पसंख्यक में ला दी। वो कहते हैं कि भाई सारा लैंड जो है वो बहुत पहले से छीन लिया गया गरीबों से, दलितों से। लैंड को नेशनलाइज करो और जो उसकी जोत, छोटी जोत है, उसको स्टैंडर्ड जोत बनाकर कलेक्टिव फार्मिंग के लिए वापस जनता को दे दो।
मोदी साहब बताएं ये करेंगे? अभी विजय शास्त्री सोनकर साहब हैं, उनके आरएसएस के आइडियोलॉग, उन्होंने खटिक जाति का इतिहास, चरमकार जाति का इतिहास, वाल्मीकि जाति का इतिहास वगैरह लिखा है। वो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अस्पृश्यता 400 एडी से शुरू हुई। वो कह रहे हैं कि नहीं, 1200-1300 साल पहले मुस्लिम शासन स्थापित होने के बाद उनके दमन और अत्याचार के चलते जाति प्रथा शुरू। एक एक दलित जाति को बड़े जतन पूर्वक उनकी पूरी हिस्ट्री को इस्लामिक दमन के साथ जोड़ देने का इतिहास संकलन हो रहा है। और ये लोग अंबेडकर का स्मारक बना रहे हैं, ये लोग अंबेडकर को क्लेम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अंबेडकर और भगत सिंह के विचारों को लेकर जनता के बीच में जाने की जितनी आज जरूरत है उतना पहले कभी नहीं था। और इन विचारों से अगर किसी को कोई कहता है कि हम उनके वारिस हैं, तो वो ये बताए कि इन विचारों के बारे में तुम्हारा कहना क्या। वो अपनी जब किताब लिखे तो सन्नाटे में मत लिखें, वो अंबेडकर को कोट करें, कहें कि अंबेडकर ये कहते हैं, हम ये कहते हैं। यही तरीका है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इसी तरह से बहस होती है, लेकिन जिनको बहस की संस्कृति से ही नफरत है वो क्यों बहस करें? ये जो निहितार्थ है इस पूरे आंदोलन के, उसको समझना चाहिए। इस देश में पहले बहुत सारी जातियां थी जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनलाइज कर दिया था। आज भी कोई भी जनता के हक में बोलता है वो गुनहगार हो जाता है। आप सब गुनहगार हैं, यहां सारे बैठे हुए गुनहगार, हैदराबाद विश्वविद्यालय के गुनहगार, और देश के अंदर तमाम जो जन आंदोलन चल रहे हैं उन सब के गुनहगार लोग, सब लोग गुनहगार। और कुछ लोग जिन्होंने अदालत के पार चले गए, वो न्याय करते घूम रहे हैं, दादरी से लेके लातेहार तक। वो गोविंद पानसरे और दाभोलकर अपने हिसाब से उनकी निगाह में उन्होंने उनके साथ न्याय किया है कलबुर्गी के साथ, अदालतों के पार। कुछ लोग और हैं, ललित मोदी इत्यादि, वो भी अदालतों के पार है। तो सुदामा जी बैठे हैं, ये पहली बार जेएनयू में तब आए थे जब गोरख जी रहते थे यहाँ। तो गोरख जी की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। हम कैसे गुनहगार हैं उनसे न पूछिए, हम कैसे गुनहगार हैं उनसे न पूछिए, वो अदालतों के पार हैं उनसे न पूछिए, हम कैसे गुनहगार हैं। गम इश्क के ज्यादा या कि रोजगार के बारे में मैंने चर्चा पहले ही की है कि जिसको नहीं मिलेगा उसको थमाओगे क्या? त्रिशूल थमाओगे, तलवार थमाओगे, बंदूक थमाओगे, AK-47 थमाओगे, क्या थमाओगे? और इश्क के गम तो कुछ कहने को नहीं। दो जातियों के प्रेमी प्रेमिकाओं का वध आम बात हो गई हिंदुस्तान में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक। इश्क पे तो साहब, इश्क से बड़ा क्राइम कुछ नहीं। गम इश्क के, और आप भी लोग बहुत क्रिमिनल हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। गम इश्क के ज्यादा या कि रोजगार के, ये दिल के सरोकार हैं उनसे न पूछिए, हम कैसे गुनहगार हैं। कटती है तो जबान है, बन जाएगी तलवार, कटती है तो जबान है, बन जाएगी तलवार, सच कितने धारदार हैं उनसे न पूछिए, हम कैसे गुनहगार हैं। बजने लगी है नगमों में बेसाख्ता जंजीर, किस साज के ये तार हैं उनसे न पूछिए, हम
कैसे गुनहगार हैं। तो भाई ये कुछ दिन और ये लोग रह गए तो इस देश का 80% तबका गुनहगार हो जाएगा, क्योंकि जन आंदोलन तो बढ़ने वाले हैं। और 3 तिकड़म से बहुत गठजोड़ और जोड़ से फांसीवाद नहीं रुका करता। फांसीवाद का एक जवाब यही भगत सिंह अंबेडकर कहना चाहते थे। मैं सोचता हूं कि हमारी जब अजीमुल्लाह खां लिख रहे थे गीत, अंग्रेज जो है वो थैली भर भर कर जासूसों को दिया था कि जाओ देश में दंगा फैला दो, हिंदू मुसलमानों को अलग करो। अब पूरे देश में दंगा नहीं करा पाए अंग्रेज। 1857 और एक ऐसा राष्ट्रवाद उभर रहा है जो दंगे की खुराक के बगैर परवाह नहीं चलता। कौन सा राष्ट्रवाद हमें चाहिए? 1857 वाला चाहिए कि अभी वाला चाहिए भाई? 1857 से उस समय जमींदारों जो खेत दबा रखे थे किसानों के, उन्होंने किस खेत अपने छीन लिए थे, साहूकारों की बहियां जला दी थी। एक तरह की एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी यहां। एक कमजोर राजा था, लेकिन उसको भी उसके भी बेटों का सर कलम कर लिया गया था। उसको भी 2 गज जमीन मिली हुए यार में। उस राष्ट्रवाद, वो साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद की विरासत वामपंथियों की विरासत है। वही इस देश में देशभक्ति का परचम लाएंगे। वही लाल झंडा और नीला झंडा, अंबेडकर की देशभक्ति और भगत सिंह की देशभक्ति ही हमारी देशभक्ति है। हमारी मातृभूमि की अंतिम मुक्ति की उम्मीदें हैं वो लोग। और हम सोचते हैं, आपने भी सुना होगा कि नॉस्ट्रेडमस ने कहा है कि मोदी सरकार 2026 तक रहेगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि नॉस्ट्रेडमस के बाप ने कहा था कि 21वीं सदी समाजवाद की होगी। आप पूछेंगे कि भाई ये नॉस्ट्रेडमस के बाप से मुलाकात सपने में हुई थी, टाइम नहीं बताया? अरे भाई वो नॉस्ट्रेडमस थोड़े था, नॉस्ट्रेडमस का बाप था, टाइम क्या बताता? 21वीं सदी समाजवाद की सदी। और खड़े हो रहे हैं लोग, खड़े होंगे। क्या आपको या उनको उम्मीद थी कि जेएनयू के छात्रों का खड़ा किया हुआ संघर्ष, उसके साथ इतने लोग हों? ठीक उसी तरह से जैसे जेएनयू बाकी देश के साथ खड़ा रहा। मैं समझता हूं कि ये हमारा देश उठेगा। इस देश में सच्ची देशभक्ति स्थापित होगी। सच्ची देशभक्ति इस देश में लोकतंत्र और समाजवाद के बगैर नहीं आएगी। जाति का विनाश जब तक नहीं होगा तब तक सच्चा भारत नहीं खड़ा होगा। देश के सारे दबे कुचले लोगों की आवाज जब तक बुलंद नहीं होगी, डॉक्टर साहब ने यह भी कहा था कि संविधान में बहुत सी चीजें हमको प्रीएम्बल से लेके और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लड़ने की मिलती हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था उनके लिए कोई अंतिम दस्तावेज नहीं था। इससे बेहतर हो सकता है, इसको प्रस्थान बिंदु बनाओ, आगे बढ़ो, एक नया देश रचना है। और मैं उम्मीद करता हूं, और ये जरूर होगा, कि जब ये नया देश खड़ा होगा तो हमारे सारे शहीद उठ खड़े होंगे। जैसे फिनिक्स पक्षी अपने राख से खड़ा होता है, वैसे हमारे सारे शहीद अपनी राख से, अपनी मदारों से उठ खड़े होंगे, आपके साथ होंगे। आपके साथ होंगे अज़मुल्लाह खां और तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह और अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल, डाउन टू आज आधुनिक भारत के शहीद, जिसमें चंद्रशेखर भी हैं और जिसमें रोहित वेमुला भी है, जिसमें दाभोलकर भी हैं। ये सब नए भारत के शहीद हैं। इनके पास एक सपना है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े रैशनलिस्ट थे, और जब आज विज्ञान के माध्यम से अहिरावण की लंका खोजी जा रही है और प्लास्टिक सर्जरी से सूंड, उस समय डॉक्टर अंबेडकर, इस भारत के तस्वुर के साथ डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का क्या मेल? लेकिन ये देश, मुझे यकीन है और आप लोगों के भरोसे ही यकीन है कि ये अपने हक के लिए लड़ता हुआ एक नया देश बनेगा।
बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक बहस में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जहां तक मेरे व्यक्तिगत हित की बात है और राष्ट्रीय हित की बात है, राष्ट्रीय हित को मैं तरजीह दूंगा, लेकिन मेरी एक और प्रतिबद्धता है और वो ये है कि मैं अस्पृश्य जाति का हूं जिसमें मेरा जन्म हुआ है, और अगर कोई देश का नाम लेकर इस एजेंडा को पीछे करना चाहेगा तो ऐसा देशभक्त मैं नहीं हूं। बीजी खेर साहब थे सभापति, उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर आपकी पहली बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन दूसरी बात पार्ट है और एक होल है। तो उनका आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ योर होल, आई एम ए पार्ट अपार्ट। ये कहने की हिम्मत तब रखते थे। तो उस समस्या को हल करना है। भगत सिंह के सपनों का, अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनाने के लिए उनके सपनों पे प्रतिदिन कुठाराघात कर रहे इन लोगों को से दो हाथ करने ही होंगे। बहुत दिन तक समाज के अंदर सिर्फ कोई कृत्रिम बैलेंस नहीं बना रहता। और जो मैं देखता हूं, मैं आपके भी आंदोलन को खाली एक आइसोलेशन में नहीं देखता हूं। अगर ग्लोबल मेल्टडाउन खत्म नहीं हो रहा है और किसी बर्नी सैंडर्स की आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ती है, कहीं कॉर्बिन की आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि धरती पे जो हलचल हो रही है, इस भूमंडल में जो हलचल हो रही है, जो नव उदारवाद का एक बैलेंस डगमगा गया है और लड़ाई छिड़ी हुई है, मैं उसी लड़ाई का हिस्सा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ऑक्यूपाई यूजीसी, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट से भिन्न नहीं है। जाहिर है आपने नाम भी रखा होगा तो कुछ सोच के रखा होगा। कुछ दौर आते हैं, ये ऐसा ही दौर है। लोग मार खाने को सिर्फ नहीं बैठे हुए हैं, लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। चंद्रशेखर की माँ की तरह, रोहित की माँ की तरह, कन्हैया की माँ की तरह। आपने मुझे इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।